हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप बीपीएससी, स्टेट, बीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह जनरल साइंस से दोस्तों इस क्लास में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल से बिल्कुल मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के जनरल साइंस के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था दोस्तों, बताइए किसने दिया था? ए में है माल्थस ने, बी में है दोस्तों लैमार्क ने, सी में है हक्सले ने, डी में है डी ब्रिज ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस से कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों डी ब्रिज ने दिया था। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ब्रिज ने। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों, बताइए किसने किया है? ए में है डार्विन ने, बी में है दोस्तों वेलेस ने, सी में है मेंडल ने, डी में है लैमार्क ने। तो बताइए प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल यानी डार्विन ने। क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों, बताइए किसने किया है? तो हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों, बताइए। ए में है दोस्तों जस्ता, बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में है दोस्तों एमोनियम क्लोराइड, सी में है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? ध्यान देंगे कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एमोनियम क्लोराइड होता है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है दोस्तों, बताइए क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, या फिर बी में है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, या फिर दोस्तों सी में है नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, या फिर दोस्तों डी में है वायुमंडल दीर्घ तरंग धैर्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो बताइए दोस्तों आकाश नीला लगता है, दिखाई देता है दोस्तों, बताइए क्यों दिखाई देता है? दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन यानी आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए दोस्तों आकाश नीला दिखाई देता है। बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों, बताइए कितना मिलीमीटर होता है? ए में है दोस्तों 1/10 मिलीमीटर, बी में है 1/100 मिलीमीटर, सी में है 1/1000 मिलीमीटर, डी में दोस्तों 1/10,000 मिलीमीटर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि एक माइक्रोन बराबर दोस्तों बताइए कितना होता है? तो दोस्तों मिलीमीटर में बताना है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/10 मिलीमीटर एक माइक्रोन बराबर होता है। हमारा एप्पल दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। यदि आप ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे
अतिचालक का लक्षण क्या है बताइए। अतिचालक का दोस्तों लक्षण क्या है। ए में है दोस्तों, ध्यान देंगे ए ऑप्शन है हमारा उच्च पारगम्यता, या फिर दोस्तों बी में है निम्न पारगम्यता, सी में है शून्य पारगम्यता, या फिर डी में है अनंत पारगम्यता। तो बताइए अतिचालक का लक्षण क्या है इनमें से। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों उच्च पारगम्यता इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा कि अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। हमारा अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, ध्यान देंगे दोस्तों कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर दोस्तों ध्यान देंगे ए में है आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, या फिर बी में है आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, या फिर डी में है दोस्तों सी में हो जाएगा हमारा आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या फिर डी में है आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दोस्तों अगर हम लोग दरवाजा खोलते हैं तो बताइए इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कमरे में रखे दोस्तों फ्रिज का अगर हम लोग दरवाजा खोलते हैं तो उससे क्या हो सकता है बताइए। बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे सी ऑप्शन, ध्यान देंगे दोस्तों कि आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, बताइए दोस्तों किस पर आधारित है। ए में है केयर करेंगे ऑप्शन की ओर नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, सी में है उपयुक्त दोनों पर, या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी पर भी नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, बताइए किस पर आधारित है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, बताइए 10 मीटर। ध्यान देंगे बी में है दोस्तों -10 मीटर होगा, ठीक है बी में। सी में है दोस्तों केयर करेंगे, सी में है 10 से 15 मीटर, डी में है 10 मीटर। बताइए परमाणु के नाभिक, हमारा प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, बताइए दोस्तों ए में है हमारा, ए में है दोस्तों ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर, यहाँ पे हमारा है 10⁻⁻5 मीटर होगा, ठीक है। बी में है ध्यान देंगे दोस्तों 10⁻⁹ मीटर, सी में है दोस्तों 10⁻⁻15 है, ठीक है 15 मीटर, डी में है 10⁻⁻2 मीटर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों मिसप्रिंट है, केयर करेंगे आप ऑप्शन की ओर कि ए में है 10⁻⁵, बी में दोस्तों ध्यान देंगे 10⁻⁹ मीटर, सी में है 10⁻15 मीटर, या फिर डी में है दोस्तों 10⁻2 मीटर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है दोस्तों, बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सर सीवी रमन को, ध्यान देंगे दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, दोस्तों बताइए किस ईस्वी में प्राप्त हुआ था। हमारा क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को दोस्तों भौतिकी का, ध्यान देंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों, बताइए 1928 ईस्वी में, बी में है 1930 में, 1932 में, 1950 में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से लाया गया है। दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 ईस्वी में, ध्यान देंगे सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बताइए
ए में है दोस्तों ध्यान देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी में है 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी में है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर डी में है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताइए पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों, बताइए कितने डिग्री सेल्सियस पर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है दोस्तों, बताइए लगभग बताइए। ए में है 4.2 मिनट, बी में है 4.8 मिनट, सी में है 8 मिनट, या फिर डी में है 3.6 मिनट। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय इनमें से बताइए कितना लगभग मिनट होगा। बताइए दोस्तों कितना मिनट होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे सी ऑप्शन, यानी 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि दोस्तों आप इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बताए होंगे तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन यानी 8 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का, ध्यान देंगे दोस्तों, शून्यावकाश में वेग अनुमानतः, ध्यान देंगे दोस्तों अनुमानतः है, बताइए कितना है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना है, बताइए। ए में है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, बी में है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, या फिर सी में है 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा 3 × 10⁸ दोस्तों 8 मीटर पर सेकेंड, इनमें से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यदि इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि फ्यूज, यानी ध्यान देंगे दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत क्या है, बताइए। ए में है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी में है विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी में है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, डी में है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो बताइए फ्यूज का सिद्धांत इनमें से क्या है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, फ्यूज का सिद्धांत क्या है इनमें से, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों काम में लेते हैं, बताइए किस दर्पण का दोस्तों यूज करते हैं। ए में है दोस्तों अवतल दर्पण का यूज, या फिर दोस्तों बी में है समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सी में है उत्तल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों किस दर्पण का दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, बताइए। आप लोग दोस्तों दाढ़ी बनाते होंगे तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एप्पल इनमें से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण का दोस्तों प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा, ध्यान देंगे दोस्तों सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, बताइए। ए में है चंद्रमा से, समुद्र से, या फिर दोस्तों सी में है सूर्य से, डी में है हवा से। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सिंपल सा और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा, ध्यान देंगे सौर ऊर्जा दोस्तों निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूर्य से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु, ध्यान देंगे दोस्तों धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी धातु का दोस्तों प्रयोग है जो, ध्यान देंगे रोशनी के बल्ब में दोस्तों फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, बताइए इनमें से कौन सी धातु का दोस्तों प्रयोग होता है। ए में है लौह का यानी लोहा, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे बी में है मोलिब्डेनस, या फिर दोस्तों सी में है चांदी का प्रयोग होता है, डी में दोस्तों टंगस्टन का। तो बताइए बल्ब के दोस्तों फिलामेंट के रूप में बताइए किस धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में।
दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द दोस्तों टाइपिंग कीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों टंगस्टन इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि टंगस्टन का दोस्तों प्रयोग रोशनी के बल्बों में दोस्तों फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, बताइए। ए में है विस्थापन, बी में है वेग, सी में है बल, डी में है दोस्तों आयतन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी आयतन इस प्रश्न का सही आंसर है कि आयतन दोस्तों जो आयतन राशि है यह दोस्तों सदिश नहीं है। डी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, बताइए। ठोस में, गैस में, द्रव में या फिर दोस्तों वाष्प में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल, यानी ध्वनि का वेग दोस्तों सर्वाधिक ठोस में होता है। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग, ध्यान देंगे दोस्तों, अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को बताइए क्या कहते हैं। दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को दोस्तों बताइए जल्द से जल्द क्या कहते हैं। ए में है आयाम, बी में है तरंग दैर्घ्य कहते हैं, सी में है आवृत्ति कहते हैं, डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को बताइए क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से ऑप्शनों में से आंसर डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, बताइए। बिजली के बल्ब में दोस्तों ध्यान देंगे किस गैस का प्रयोग होता है। ए में है नाइट्रोजन का, बी में है ऑक्सीजन का, सी में है हाइड्रोजन का, डी में है अक्रिय गैस का। तो दोस्तों बल्ब में बताइए किस गैस का प्रयोग होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा अक्रिय गैस का दोस्तों प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सर्वाधिक, ध्यान देंगे दोस्तों, प्रत्यास्थ कौन है, बताइए। कांच, स्टील, रबर या फिर चांदी। तो बताइए निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है स्टील। अगला प्रश्न है कि निकटतम सितारों यानी दोस्तों सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है दोस्तों, बताइए कितने सेकंड में। ध्यान देंगे निकटतम सितारों यानी ध्यान देंगे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक दोस्तों बताइए पहुंचता है दोस्तों कितने सेकंड में। दोस्तों मिनट पूछेगा तो हमारा 8 मिनट हो जाएगा। अभी हम लोग दोस्तों इस प्रश्न का आंसर पढ़े थे। ठीक है, मिनट पूछेगा तो 8 मिनट हो जाएगा, लेकिन इसमें दोस्तों सेकंड पूछ रहा है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दोस्तों 4.2 वर्षों में। दोस्तों वर्ष यहाँ पे पूछ रहा है, तो दोस्तों वर्ष में हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और मिनट कहेगा तो दोस्तों 8 मिनट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों निकटतम सितारों यानी सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने वर्षों में, तो 4.2 वर्षों में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, बताइए भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो दोस्तों ध्यान देंगे परिक्रमा में गया था, इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा है। ए में है आर्यभट्ट, बी में है राहिनी, सी में है दोस्तों इनसेट 1A या फिर डी में है भास्कर 1। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को दोस्तों जरूर से जरूर टाइपिंग कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन गया था। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट, यानी एप्पल इसमें से। ध्यान देंगे ए ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बताइए
कब मनाया जाता है दोस्तों बताइए कितने तारीख को। ए में है 5 सितंबर को, बी में है 15 नवंबर को, सी में है 28 फरवरी को, डी में है 24 अक्टूबर को। तो बताइए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति समान है, बताइए 1 किलोवाट के, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है 746 वॉट के, सी में है दोस्तों 1 वॉट के, या फिर डी में है 1 जूल के। तो बताइए एक अश्व शक्ति समान है, बताइए दोस्तों किसके समान है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 746 वॉट के है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों यूरी गागरिन, बी में है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर दोस्तों सी में है ध्यान देंगे सी में दोस्तों राकेश शर्मा, डी में है ध्यान देंगे वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का इनमें से नाम कौन सा है। बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, या फिर डी में दोस्तों वेलेंटिना, ध्यान देंगे दोस्तों वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा, तो एप्पल इनमें से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि यूरी गागरिन है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है दोस्तों बताइए, नीला, सफेद, काला, या फिर हरा। तो बताइए उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दोस्तों कैसा दिखलाई पड़ता है। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों काला दिखाई पड़ता है, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार केयर करेंगे दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक कि बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, बताइए टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का, चांदी का, या फिर लोहे का। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बिजली का लैंप का तंतु दोस्तों बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है। तो दोस्तों टंगस्टन इस प्रश्न का आंसर है। यदि ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर टिक आउट किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार केयर करेंगे कि किसी चुंबक, ध्यान देंगे किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व, ध्यान देंगे दोस्तों चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। बताइए किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। ए में है बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, या फिर डी में है नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों नष्ट हो जाता है, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का हमारा यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।